हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इट्स स्टडी टाइम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो, नॉट ऑफ क्लास 10th but of class 11. I hope you all will enjoy and learn. Our today's topic of class 11 economics is production function of class 11. सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन है क्या। अब हम प्रोडक्शन फंक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हमें प्रोडक्शन का भी तो डिफाइन आना चाहिए। तो प्रोडक्शन है क्या। जब हम इनपुट्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर जो है वो प्रोडक्शन होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू फाइनल आउटपुट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। इनपुट्स या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में जब या फिर आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर प्रोडक्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक मशीन भी है जहाँ पर हमारे पास इनपुट्स, यहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब हम टॉपिक पे आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम प्रोडक्शन फंक्शन की डिफाइन देखते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। It is an expression which shows technological relation between physical inputs and outputs. मतलब एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स में रिलेशन बताए, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इसका हम कैसे इसको सिम्बॉलिकली लिखते हैं या फिर हम इसको कैसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ओ एक्स मीन्स आउटपुट ऑफ कॉमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू function I1, I2 and I3. OX stands for output, S stands for function, I1, I2, I3 stand for input number, I1 stands for input number 1, input number 2, input number 3 and so on. Let's move to next slide. अब हम एक एग्जाम्पल से प्रोडक्शन फंक्शन को और ज़्यादा सिंपली समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग वुडन टेबल्स, देन व्हाट डू यू थिंक रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस। तो अगर कोई जो हमारा फर्म है वो वुडन टेबल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उसको क्या चाहिए होगा रॉ मटेरियल्स में। ऑफ कोर्स वुड चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगी और काफ़ी कुछ चाहिए होगा। मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हियर, यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझने के लिए सिर्फ दो ही लेंगे इनपुट्स, दैट आर कैपिटल एंड लेबर। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। ओ आउटपुट ऑफ टेबल्स इज इक्वल्स टू फंक्शन, देन ब्रैकेट labor L, comma K which stands for capital and then comma close। तो यहाँ पर हमने स्टिकर्स से भी इसको शो किया है कि एक लेबर और कैपिटल, तब हमें क्या मिल रहा है, हमारा टेबल। और हम इसको सिंपली समझते हैं या फिर हम इसको और डीपली समझते हैं। इफ़ 250 टेबल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, अगर एक फर्म 250 टेबल्स का प्रोडक्शन कर सकता है बाय 7 यूनिट्स ऑफ लेबर की 7 यूनिट्स को लेके, विच मीन्स लेबर की 7 यूनिट्स। इससे हम इसको कोई मॉनेटरी मीन्स मनी में हम इसको नहीं माप रहे कोई। और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द मॉनेटरी यूनिट्स। here we are taking it only in units, we are not measuring it in any money units or in any other unit. Then it will be written as, हम इसको कैसे लिखेंगे, 250 is equals to 7L means 250 units of tables, 250 tables is equals to 7L, 7 units of labor, 2K, 2 units of capital. More about production function, production function के बारे में और पढ़ते हैं। It either tells maximum output और minimum output, या तो ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब जो हम सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे जाके इतना मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, या फिर लोएस्ट टू लोएस्ट हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें इतना बताता है।
इट एस्टैब्लिशेस टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये एक रिलेशन बताता है हमें इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में कि अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि 250 यूनिट्स ऑफ टेबल वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 7 यूनिट्स ऑफ लेबर। सो एक इसने हमें एक तरह से रिलेशन बताया ना कि 7 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मिलके हमें 250 यूनिट्स ऑफ टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी। हम जब भी इसको डिफाइन करते हैं तो जो हमारे पास उस टाइम की कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होती है हम उसको कांस्टेंट लेके इसको डिफाइन करते हैं। मतलब सपोज अगर हमारे पास हायर टेक्नोलॉजी है तो ऑफकोर्स हमारा जो आउटपुट होगा, अगर हमारे पास कम इनपुट है तब भी हमारे पास आउटपुट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। It includes only efficient methods as the entrepreneur is considered to be rational. It means कि हम जो भी हमारे पास entrepreneur होता है हम उसको रेशनल पर्सन मान के चलते हैं, जो ऑफकोर्स अपनी फर्म के लिए अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं चाहेगा। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इंटरप्रेन्योर हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि जो उसकी फर्म है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड्स प्रोड्यूस करे ताकि उनका आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज होता रहे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we will study about types of input factors. So there are two types of input factors, variable factors and fixed factors. Variable factors क्या है? The factors which are variable. Variable means ही समझ में आ रहा है, जो factors हम change कर सकते हैं. Which are variable in short run. मैंने यहाँ पे short run क्यों लिखा है? Short run का topic हमारा आगे आएगा, next part में आएगा, but मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर इस टॉपिक के बारे में कि शॉर्ट रन में अगर कोई फॉर्म है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है और उसके पास ज़्यादा डिमांड आती है तो वो एकदम से अपना रॉ मतलब लैंड और मशीनरी नहीं बढ़ाएगा, बड़े बड़े फैक्टर्स को वो एकदम से नहीं बढ़ाएगा, वो पहले छोटे से शुरुआत करेगा कि चलो रॉ मटेरियल बढ़ा देते हैं, चलो लेबर बढ़ा देते हैं। और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? शॉर्ट रन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट रन में मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फर्म को खुले हुए, तो फैक्टर्स विच आर फिक्स्ड, जो फैक्टर्स फिक्स्ड है और हम उनको चेंज नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। कोई फॉर्म खुल रही है, वो एकदम उसके पास डिमांड आ गई ज़्यादा तो वो एकदम से अपनी लैंड नहीं बढ़ा देगी, ओके तो वो एकदम से अपनी वो फॉर्म अपनी एकदम से लैंड नहीं बढ़ाएगी, अगर उसके पास ज़्यादा अभी भी डिमांड आई है, उसको अभी खुले हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ, ओके सो this was today's last topic. A like and subscribe. Now we will study because your likes and comments types of input factors. To make so there more are two types of input factors, variable factors and fixed factors. Thank you and have a nice day.